बच्चों, आज इस वीडियो में हम हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2025 की जो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश के द्वारा एक प्रश्न पत्र जारी किया गया है, उसके अंतर्गत हमने आपको पार्ट 1 में वैकल्पिक प्रश्न थे, उनका उत्तर हल करके बताए थे। अब इस पार्ट में हम दूसरे नंबर के पार्ट में 2 अंक वाले, 3 अंक वाले तथा 4 अंक वाले प्रश्नों का हल देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ पे हम प्रश्न क्रमांक 6 देख रहे हैं, जिसके अनुसार आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इसमें लिखा है 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए अथवा 8, 9, 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों प्रश्नों के हल यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे 5005 का अभाज्य गुणनखंड, तो ये सबसे पहले हम इसमें 5 से भाग देते हैं तो ये 1000 एक बार चला जाता है। फिर इसके बाद 7 से भाग देंगे तो 143 बार जाएगा, और इसके बाद 11 से भाग देंगे तो 13 बार, और 13 से भाग देंगे तो 1 बार चला जाएगा। इस तरीके से बच्चों यहाँ पे 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13 के रूप में। बच्चों इसके बाद अथवा में दिया गया था आपको कि 8, 9 एवं 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 8, 9, 25 के हम पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकाल लें। तो देखते हैं कि 8 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे 2 गुणित 2 गुणित 2 निकल के आते हैं, अर्थात 2 की घात 3 होगा। और इसी तरीके से यहाँ पे 9 के जो अभाज्य गुणनखंड, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये यहाँ 9 के अभाज्य गुणनखंड निकाले तो ये 3 गुणित 3 के रूप में प्राप्त हुए, 3 की घात 2 लिखेंगे। और इसी तरीके से 25 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे 5 गुणित 5 के रूप में, अर्थात 5 की घात 2 लिखा जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे जब एचसीएफ और एलसीएम की बात आती है तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम इनमें कॉमन संख्याएं देखते हैं। तो तीनों में कॉमन संख्या कुछ भी नहीं दिख रही है, अर्थात इसमें सभी में 1 का गुणा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एचसीएफ होगा वह 1 के बराबर होगा, और इसी तरीके से एलसीएम का जो मान है वह हमारे जो संख्याएं दी गई हैं, 2 की घात 3 है, 3 की घात 2 और 5 की घात 2, ये सभी एक एक बार यहाँ पे आई हैं। तो सभी को हम आपस में गुणा कर देते हैं, और गुणा करने पर हम पाते हैं कि यहाँ पे 1800 के बराबर प्राप्त हो जाता है। बच्चों प्रश्न क्रमांक 7 जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद x की घात 2 धन 7x धन 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। और एक और प्रश्न यहाँ पे अथवा में दिया गया है कि एक बहुपद है जिसके की आपको ग्राफ दिया गया है, और इसमें हमें शून्यकों की संख्या लिखनी है। तो बच्चों यहाँ पे शून्यकों की संख्या लिखना बहुत ही आसान है। आप जैसा कि प्रश्न में देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, और यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है। इसमें आपको ये देखने को मिल रहा है कि जो वक्र है वो एक्स अक्ष में 2 जगह 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पे हमें इसके जो कुल शून्यक प्राप्त होते हैं वह 2 के बराबर होंगे। बच्चों इसके अथवा में जो प्रश्न दिया है वह शून्य ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हल करना था। देख रहे हैं यहाँ पे x की घात 2 धन 7x धन 10 के शून्य ज्ञात करना है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो 10 है उसके 2 गुणनखंड होंगे, जो कि 2 और 5 के रूप में प्राप्त होते हैं, और यदि हम दोनों को योग करते हैं तो 7 हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से हम इसके गुणनखंड 5x धन 2x लिख सकते हैं, और यहाँ से हम x को उभयनिष्ठ लेते हैं तो x धन 5 प्राप्त होगा। यहाँ से भी हम 2 उभयनिष्ठ लेते हैं तो x धन 5 यहाँ पे प्राप्त होता है। इस प्रकार से यदि हम x धन 5 यहाँ से उभयनिष्ठ लेते हैं तो यहाँ से बचेगा x, और यहाँ पे बचेगा x धन 2। तो इस तरीके से x धन 2 x धन 5 इसके गुणनखंड प्राप्त हुए। अब हम यहाँ शून्य ज्ञात करें बच्चों, तो हम x धन 2 के बराबर यदि शून्य रखते हैं तो पक्षांतर करने पर हमें x बराबर ऋण 2 प्राप्त होगा। और इसी तरीके से यहाँ पे यदि हम x धन 5 बराबर शून्य रखते हैं तो x का मान ऋण 5 प्राप्त होगा, इसलिए 2 शून्य ऋण 2 एवं ऋण 5 होंगे। अब चलिए बच्चों यहाँ पे हम प्रश्न क्रमांक 8 की बात करें, जिसमें द्विघात बहुपद x की घात 2 ऋण 3 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना है। और इसी तरीके से दूसरे प्रश्न में अथवा में दिया गया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल हमें ऋण 1/4 एवं 1/4 प्राप्त है। बच्चों यहाँ पे हम x की घात 2 ऋण 3 के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए यदि इस पर विचार करें, इस सर्व समीकरण पर a की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर a ऋण b और a धन b होता है। अब यहाँ पे हम यदि इसके अनुसार इसको जमा लें तो ये जो 3 है उसको करनी 3 लिखना होगा, करनी 3 की घात 2 और x की घात 2 ऋण करनी 3 की घात 2, अर्थात x ऋण करनी 3 x धन करनी 3। यदि हम इनके बराबर शून्य रखते हैं तो इसके शून्य के मान धन करनी 3 और ऋण करनी 3 प्राप्त हो जाते हैं। अब बच्चों यहाँ पे यदि हम शून्यकों का योग की बात करें, शून्य का योग आप सीधे सीधे करनी 3 ऋण करनी 3 करें तो शून्य प्राप्त होगा, और दूसरा शून्य का गुणनफल ज्ञात करना है तो दोनों का आपस में गुणा कर दें तो करनी 3 ऋण करनी 3 का आपस में गुणा हुआ तो 3 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे शून्य का योग और गुणनफल प्राप्त हो जाता है। इसी के अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है कि यदि हमें ऋण 1/4 और धन 1/4 शून्य के योग और गुणनफल ज्ञात है, तब इस स्थिति में हमें बहुपद ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि वह बहुपद ये हमें मान लिए ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी, यदि ए बी सी के मान हम ज्ञात कर लेते हैं तो यहाँ बहुपद प्राप्त हो जाएगा। हमें अल्फा धन बीटा का मान ज्ञात है,
चूँकि अल्फ़ा धन बीटा का मान ऋण 1/4 है और इसे हम ऋण b/a के रूप में लिखेंगे। इसी तरीके से अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी ज्ञात है, इसको हम 1/4 के बराबर लिखेंगे, अर्थात अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल जो c/a के बराबर होता है। यदि हम तुलना कर लेते हैं, तो ये तुलना करने पर देख रहे हैं आप, a का मान 4 दिख रहा है और यहाँ से b का मान 1 दिख रहा है और c का मान 1 दिख रहा है। यदि हम इन मानों को इस बहुपद में, जो कि आपको ऊपर ज्ञात है, इसमें हम abc के मान यहाँ पे क्रम से रख देते हैं, तो ये जो बहुपद है, हमें abc के मान रखने पर प्राप्त हो जाएगा 4x धन की घात 2 धन x धन 1 के बराबर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम प्रश्न क्रमांक 9 देख रहे हैं, जिसमें हमें ये अनुपात की तुलना करना है और निम्न समीकरणों में रेखिक समीकरण के युग्म संगत हैं अथवा असंगत, ये बताना। तो दो समीकरण आपको ज्ञात हैं, 3x धन 2y बराबर 5 और 2x ऋण 3y बराबर 7, और इसी के अथवा में आपको एक प्रश्न हल करना है, रेखिक समीकरण युग्म, इसको हमें हल करना है। को किसी भी विधि से आप इसे हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखना था। बच्चों, जो रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं, उसके आधार पे यदि हम इनको सरल करते हैं, तो हम तुलना करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 से, तब इस समीकरण के a1 b1 c1 के मान मिल जाते हैं। और दूसरे समीकरण से तुलना करते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 से, तो इसके a2 b2 c2 के मान मिल जाते हैं। इस तरीके से यदि हम इनके अनुपात ज्ञात कर लें, a1/a2 बराबर 3/2 हमें मिल गया, और इसी तरीके से b1/b2 का मान 2/3 मिल गया। अब यहाँ पे हम दोनों तुलनात्मक अध्ययन करें, तो 3/2 और 2/3, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब हम पाते हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए जो रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं हैं, एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है, और इस कारण से यहाँ पे जो इसका हल है वह संगत प्राप्त होगा। इसके अथवा में जो प्रश्न दिया गया है बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है x धन y बराबर 14 और x ऋण y बराबर 4। x धन y बराबर 14 और x ऋण y बराबर 4। अब इन दोनों समीकरणों का हल देखते हैं, तो हम सीधे सीधे विलोपन विधि का उपयोग करते हैं या प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करें। तो प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करने के लिए हम सबसे पहले समीकरण नंबर 1 इसे मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम पक्षांतर करते हैं, तो समीकरण 1 में देखते हैं y का मान हमें 14 ऋण x मिल जाता है। इस y के मान को हम यहाँ पे इस समीकरण 2 में इस रख देते हैं। तो समीकरण 2 में आप जैसे ही y का मान 14 ऋण x रखते हैं और सरल करते हैं, तो ये हमें यहाँ से x का मान प्राप्त होगा पक्षांतर करने पर। तो देख रहे हैं आप, 2x बराबर 18 मिल गया, जिससे हमें x का मान 18/2 अर्थात 9 के बराबर प्राप्त हो गया। अब यदि आप समीकरण 3, जो कि आपने y बराबर 14 ऋण x लिखा था, उसमें आप x का मान रख दे, तो 14 में से 9 घटाएंगे 5 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हमें x और y के दोनों मान मिल गए, और x का मान होगा 9 और y का मान 5। प्रश्न क्रमांक 10 की बात करें, जिसमें हमें गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x की घात 2 ऋण 5x धन 3 के मूल ज्ञात करना है, और इसके अथवा में हमें k का मान ज्ञात करना है, जबकि हमारे पास समीकरण ज्ञात है 2x की घात 2 धन के x धन 3। तो किसी दोनों में से कोई एक प्रश्न को हल करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमें गुणनखंड ज्ञात करना है इस समीकरण के। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x की घात 2 ऋण 5x धन 3। यदि हम 2 का गुणा 3 में कर दें तो 6 होता है, और इसके दो गुणनखंड प्राप्त होते हैं 2 और 3। अब चूंकि हमें ऋण 5 प्राप्त करना है योगफल, तो दोनों को ऋणात्मक संख्या लेना पड़ेगा, तो दोनों जोड़ने पर हमें ऋण 5 मिल जाती। इसका मतलब ये हुआ कि इसके दो गुणनखंड ऋण 2x ऋण 3x, इसको हम योग कर दें और लिख दें। इसके बाद हम यहाँ से उभयनिष्ठ लेते हैं 2x, x ऋण 1 बचेगा, और इसी तरीके से यहाँ से हम उभयनिष्ठ लेते हैं 3, तो यहाँ पे भी 3 x ऋण 1 बचेगा। x ऋण 1 दोनों में से उभयनिष्ठ लेते हैं, तो यहाँ बचता है 2x ऋण 3 के बराबर, और इस तरीके से दो गुणनखंड निकल गए 2x ऋण 3 और x ऋण 1। अब यदि हम इनके बराबर शून्य रखते हैं, तो हमें मूल प्राप्त हो जाते हैं। तो जैसे ही हमने x ऋण 1 बराबर शून्य रखे यहाँ पे, तो मूल हमें मिल गया x बराबर 1, और दूसरा यहाँ पे 2x ऋण 3 बराबर शून्य रखने पर हमें दूसरा मूल मिल गया 3/2 के बराबर। बच्चों, इसके अथवा में जो प्रश्न दिया था कि k का मान ज्ञात करना है, जबकि समीकरण में 2x या 2 धन kx धन 3 ज्ञात है, तो मूल बराबर है कह रहा है। तो हम एबीसी का पहले मान निकाल लेते हैं। a का मान 2, b का मान k और c का मान 3 है, ये हमने लिख दिया, ज्ञात है हमें। और इसके बराबर जो हमें मूल बराबर है उसकी शर्त लिखी गई है। यहाँ एबीसी का मान रखने पर हमें प्राप्त हो जाता है k का वर्ग ऋण 4 गुणित 2 गुणित 3। इसको सरल कर देंगे तो k का वर्ग ऋण 24, इसका पक्षांतर कर दें तो k का वर्ग बराबर 24, और वर्ग हटाएं तो वर्गमूल लग जाएगा। और जैसे ही 24 के गुणनखंड निकालते हैं तो 2 करनी 6 प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से जो k का मान है धन ऋण 2 करनी 6 प्राप्त हो जाता है। बच्चों, अब हम प्रश्न क्रमांक 11 देख रहे हैं, जिसके अनुसार यहाँ पे हमें 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं बताना है, और इसके अथवा में बताना है एक समांतर श्रेणी में a बराबर 5, d बराबर 3 और an का मान 50 है, तो n का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों, इसका हल देखते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकी संख्याओं की सूची, तो 12, 15, 18 और ये 99 तक हो सकती हैं। और यहाँ पे सबसे पहला पद आप देख रहे हैं a बराबर 12 है, और d का मान यदि हम दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं तो हमें d का मान मिल जाता है, तो ये हमें 3 के बराबर मिल रहा है। an का मान, अंतिम पद यहाँ पे an लिखेंगे, तो an का मान आपका 99 है।
अब यहाँ पे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ये आपके nवें पद का सूत्र है। मान रखेंगे और सरल करेंगे, तो सरल करने पर हमें n का मान यहाँ से प्राप्त होगा बच्चों 30 के बराबर। इसके बाद अथवा में बच्चों यहाँ पे जैसे कि आपको बताया कि हमें n का मान ज्ञात करना है, और जबकि हमें ए एन का मान 50 ज्ञात है, ए का मान 5 है और डी का मान 3। इस स्थिति में हम सूत्र में मान रख देते हैं और सूत्र में मान रख के हल करते हैं। यहाँ कोष्टक हटाएंगे और सरल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3n, 3 का पक्षांतर करने पर n ऋण 1 बराबर 45/3। इस तरीके से हम सरल कर लेते हैं, जबकि n माइनस वन इंटू 3 लिखेंगे और 50 की तरफ 5 का पक्षांतर कर लेते हैं, तो n ऋण 1 इंटू 3 बराबर 45 होता है, तो 3 का पक्षांतर कर देते हैं 45 की तरफ, तो n ऋण 1 बराबर 45। अब यदि हम इसको सरल कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे, तो सरल करने पर n ऋण 1 बराबर 15 होगा और 1 का पक्षांतर करेंगे तो 16 हमें प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से n का मान हमें 16 मिल जाता है। बच्चों अगला प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 12। इसमें हमें एक त्रिभुज एबीसी दिया गया है जिसमें डीई समानांतर है बीसी के, तो बीसी का मान हमें ज्ञात करना है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ईसी का मान ज्ञात करना है और बाकी मान हमें ज्ञात हैं एडी का और बीडी का तथा एई का। बच्चों इसी के अथवा में हमें दूसरा प्रश्न देखना है, यहाँ पे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखना है। बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं इस चित्र में हमें ये मान ज्ञात हैं और इसी का मान हमें ज्ञात करना है। इस स्थिति में हम देखते हैं कि डीई बीसी के समानांतर है, तो यहाँ हम आधारभूत आनुपातिकता का प्रमेय देखते हैं कि एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी होता है। मान रखेंगे, सरल करेंगे तो यहाँ से हम ईसी का मान आसानी से ज्ञात कर लेते हैं, तो ईसी बराबर 3/1.5 होगा और दशमलव हटाएंगे तो 10 लग जाएगा और इस तरीके से 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 3 से 3 कैंसिल करके यहाँ से हमें ईसी का मान 2 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाता है। बच्चों यहाँ पे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय देख रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिष्ठित करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इसे हम थेल्स प्रमेय के रूप में भी जानते हैं और इस तरीके से आपको ये चित्र बना लेना है। बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 13, जिसमें हमें बिंदु दिए गए हैं और लिखा है कि इसको मिलाने वाले रेखाखंड को ये 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसी के अथवा में आपको यहाँ पे बिंदु दिए गए हैं ABCD और एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो, तो यहाँ पे जो अज्ञात बिंदु है P, इसका मान हमें ज्ञात करना है। बच्चों यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो बिंदु के निर्देशांक है x तथा y हैं। इस स्थिति में जब बिंदु के विभाजन के सूत्र की बात करते हैं तो x का मान होता है m1 x2 और प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ पे हम जो मान यहाँ से हमने बिंदुओं के ज्ञात किए हैं वो क्रमशः यहाँ पे रख देते हैं। तो जैसे ही हम मान रखते हैं तो हमें x का मान 1 के बराबर प्राप्त हो जाता है और इसी तरीके से यदि हम y बराबर, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे m1 प्लस m2, इसमें हम क्रमशः मान रख देते हैं जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप ऊपर स्क्रीन में, तो y का मान हमें यहाँ से 3 प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से जो बिंदु के निर्देशांक होंगे वो 1 और 3 होंगे। अब बच्चों यहाँ पे हम इसका जो दूसरा प्रश्न दिया गया है अथवा में समांतर चतुर्भुज के क्रम से आपके शीर्ष दिए गए हैं और समांतर चतुर्भुज में आप देखते हैं कि जो AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक है वो विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक के बराबर होंगे। तो क्रम से जो बिंदु दिए गए हैं उसमें हम लिखेंगे 6-9/2 और 1-4/2 और इसी प्रकार से दूसरी तरफ BD बिंदु के मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र के अनुसार 8-P/2 और 2-P/3/2 लिखेंगे। जैसा कि सूत्र आप मध्य बिंदु का जानते हैं x1 प्लस x2/2 और यहाँ पे y1 प्लस y2/2, ये हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। इस सूत्र का उपयोग करते हुए हमें ये बिंदुओं के मान रखना है और फिर सरल करना है। सरल करके देखते हैं आप, यहाँ पे आपको सरल करने पर प्राप्त हो जाता है 15/2 और यहाँ से 5/2 और इसी तरीके से यहाँ पे 8-P/2 और 5/2। अब इससे देखते हैं, यहाँ से अगर इनकी तुलना कर दें इन दोनों की आपस में, तो इनकी तुलना करने पर हमें यहाँ से P का मान प्राप्त हो जाता है। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 8 का पक्षांतर कर दीजिए तो 15 में से 8 घटाते हैं तो 7 प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से P का मान 7 होगा। बच्चों प्रश्न क्रमांक 14, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन में, यदि साइन A बराबर 3/4 है तो कॉस A और tan A का मान परिकलित करना है और इसी तरीके से इसके अथवा में दिया गया है कि साइन 60 cos 30 धन साइन 30 cos 60 का मान ज्ञात करना है। कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पे हमें त्रिभुज ABC दिया गया है जिसमें एक कोण 90 अंश का दिखाई दे रहा है और यहाँ से हम यदि साइन A जो वैल्यू दी गई है लंब बटे कर्ण लेकर चलते हैं तो BC और AC के मान ज्ञात हैं और यहाँ से हम AB का मान ज्ञात कर लेते हैं। AB का मान ज्ञात करने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं, तो AB बराबर कर्णी AC का वर्ग ऋण BC का वर्ग हमें प्राप्त हो जाता है। अब मान रखने पर हमें AB का मान यहाँ से मिल जाएगा। आप देख रहे हैं जैसे कि स्क्रीन में 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9,
घटाने पर हमें 7 के बराबर प्राप्त हो जाता है, तो AB का मान हमें कर्णी 7 मिल जाएगा। इस तरीके से यदि आप cos A का मान लिखें तो आधार बटे कर्ण होता है और इसके अनुसार हमें कर्णी 7/4 लिखेंगे, और tan A का मान लंब बटे आधार होता है, तो इसका मान लिखेंगे 3 बटे कर्णी 7। बच्चों इसके अथवा में जो प्रश्न दिया गया है उसमें sin 60 cos 30 धन sin 30 cos 60 की वैल्यू ज्ञात करना है। आप क्रम से मान रख दें, sin 60 का मान कर्णी 3/2 और cos 30 का मान कर्णी 3/2 गुणित में लिखना है, और धन 1/2 sin 30 का मान और cos 60 का मान 1/2। आपस में गुणा कर दें तो कर्णी 3 का कर्णी 3 में गुणा होगा तो 3 और बटे 2 दूनी 4 प्राप्त हो गया, और ऐसे ही ऊपर 1/4 प्राप्त हो गया। इसको हल कर लेते हैं, इसका लघुत्तम निकाल के, तो 4/4 मिल जाएगा, जिससे हमें 4/4 को कैंसिल करने पर 1 के बराबर वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो अगला प्रश्न जैसा कि हम देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 15, जिसमें एक बिंदु ए से एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। इसी के अथवा में दिया गया कि सिद्ध करो कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। बच्चों इस प्रश्न में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक वृत्त बना हुआ है, जिसमें आपको यहाँ पर एक बिंदु जिसकी केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर है, ये ज्ञात है, और ये जो वृत्त से बिंदु P की जो दूरी है वह 4 सेंटीमीटर है। अब हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो इसके लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे एक 90 अंश का कोण बन रहा है, जिसमें हम पाइथागोरस का प्रमेय अप्लाई करते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं OA का वर्ग बराबर OP का वर्ग धन AP का वर्ग। अब हम मान रखें तो यहाँ से OP का वर्ग का मान हमें 25 ऋण 16 बराबर 9 प्राप्त हो जाता है। यदि हम यहाँ से वर्गमूल लेते हैं तो OP का मान प्राप्त होगा हमें 3 सेंटीमीटर के बराबर। अब बच्चों इसके अथवा में जो प्रश्न दिया गया था वह था कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो ये हमें ज्ञात है कि एक बाह्य बिंदु P है और वृत्त पर स्थित दो बिंदु हैं क्रमशः A और B, जहाँ पे वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, और यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि ये जो PA है वह PB के बराबर है। अब हम यहाँ रचना करते हैं, O से A को मिलाएंगे और O से B से तथा O को P से मिलाएंगे, और इसके लिए हम उपपत्ति में देखते हैं कि जो हमने आपस में मिलाया है तो दो त्रिभुज बन गए। एक तो आप देख रहे हैं त्रिभुज APO और दूसरा त्रिभुज BPO बन गया। अब इसमें दोनों के कोण, यहाँ पे जो कोण A है और कोण B, अगर इनको देखा जाए तो दोनों 90 अंश के कोण होंगे, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य का कोण समकोण होता है। और यहाँ पे जो OP है दोनों त्रिभुज की उभयनिष्ठ भुजा है, और वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः OA और OB हैं जो आपस में बराबर हैं। अब देखिए आप यहाँ पे एक कोण और दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, और जब त्रिभुज सर्वांगसम है तो दोनों भुजाएं जो AB, PA और PB ये आपस में बराबर होंगी। इससे सिद्ध हो जाए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। प्रश्न क्रमांक 16 के अनुसार सविता और हमीदा दो मित्र हैं और दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो और एक ही दिन हो, इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं अथवा में, यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है। ये दोनों प्रश्नों का हल यहाँ पे देखेंगे। बच्चों यहाँ जैसा कि हम देख रहे हैं, जब दोनों की जन्मदिन भिन्न भिन्न हो उस स्थिति में हम अनुकूल परिणामों की संख्या देखते हैं। 365 में से एक कम कर दें, अगर एक दिन होते हैं तो एक दिन को छोड़ दें, दोनों के जन्मदिन एक ही दिन में हो तो 364 दिन होते हैं, और कुल जो परिणाम हैं वह होंगे 365 दिन। तो प्रायिकता हम जैसा कि जानते हैं PE बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या के बराबर होता है, तो इसमें हम लिखते हैं 364 बटे 365। अब यदि दोनों के जन्मदिन एक ही दिन हो तो हम दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो में से घटा देते हैं एक में से, और 1 ऋण 364 बटे 365 लिखते हैं, जिससे हमें 1/365 प्राप्त हो जाता है, जो कि जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता होगी। अब बच्चों यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न दिया था कि PE का मान ज्ञात है और E नहीं की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं कि PE और PE नहीं की प्रायिकता का योग 1 के बराबर होता है, तो नहीं की प्रायिकता का योग 1 ऋण PE के बराबर होगा। और यहाँ पे जैसे ही हम मान रखते हैं तो मान रखने पर आप देखते हैं कि 1 ऋण 0.5 और 1 में से आप यहाँ पे 0.05 को घटाएंगे, और घटाने पर देखते हैं कि यहाँ से 10/5, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 प्राप्त होगा, और यहाँ बचेगा शेष 9। तो इस तरीके से 0.95 नहीं होने की प्रायिकता प्राप्त हो जाएगी। बच्चों इसी प्रकार से यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 17 में दिया गया है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गट्टी में से एक पत्ता निकाला जाता है, जिसकी प्रायिकता परिकलित करना है कि यह पत्ता इक्के का होगा अथवा इक्का नहीं होगा। इसी तरीके से इसके अथवा में एक और प्रश्न दिया गया है, जैसे कि हम देख रहे हैं, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो और लाल नहीं हो। ये देखिए, जब
52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता यदृच्छा निकाला जाता है, जबकि गड्डी में 4 इक्के होते हैं। ये अनुकूल परिणाम होंगे। अनुकूल परिणामों की संख्या 4 है और सभी संभव परिणाम आपके 52 हैं, क्योंकि 52 पत्ते दिए गए हैं हमारे पास ताश की गड्डी में। और प्रायिकता का जो सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, अर्थात 4/52 लिखेंगे और कैंसिल करेंगे यहाँ पे 4 से 12 को, तो 1/13 हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों, यदि हम इक्का नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करें तो यहाँ पे हमें, चूंकि 4 इक्के दिए गए हैं 52 पत्ते में से, तो 48 पत्ते ऐसे होंगे जो इक्के नहीं होंगे, और सभी संभव परिणामों की संख्या 52 है, अनुकूल परिणामों की संख्या 48 हो गई। तो यहाँ पे जो प्रायिकता होगी 48/52, कैंसिल करने पर आपको 12/13 प्राप्त हो जाता है। अब इसके अथवा में एक और प्रश्न ज्ञात है, जबकि थैले में 2 प्रकार की गेंदें, 3 लाल और 5 काली गेंदें, तो कुल जो गेंदों की संख्या है आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 होगी, और वह सभी संभव परिणामों की संख्या होगी। अब यहाँ पे चूंकि 3 लाल गेंदें हैं, अतः लाल गेंदों के अनुकूल परिणाम आपके 3 होगी। तो प्रायिकता लाल गेंद निकालने की 3/8 के बराबर होगी। इसी तरीके से यदि हम काली गेंद निकालते हैं तो उसकी प्रायिकता, चूंकि अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ 5 के बराबर है, तो काली गेंद निकालने की जो प्रायिकता है ना, लाल नहीं होगी की प्रायिकता 5/8 होगी। बच्चों यहाँ पे अब हम 3 अंक वाले प्रश्नों की बात करें, जो कि प्रश्न क्रमांक 18 से पूछे जाने हैं। तो इसमें एक प्रश्न दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 धन कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, और जांच करना है कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। बच्चों यहाँ पे हम मान लेते हैं कि विलोम 3 धन कर्णी 5 में संख्या है, अर्थात हम सभी अभाज्य ऐसी पूर्णांक संख्या a तथा b को मानते हैं जहां पे b का मान 0 के बराबर नहीं है, ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात 3 धन कर्णी 5 बराबर a/b हम ये मान सकते हैं। अब 3 का पक्षांतर यदि हम कर देते हैं तो कर्णी 5 बराबर a/b 3 लिखेंगे, और यहाँ पे a और b 3 पूर्णांक हैं, इसलिए a/b ऋण 3 एक परिमेय संख्या होगी, और कर्णी 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। इससे इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न होता है कि हमने कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या के रूप में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो कर्णी 5 यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या है, अतः हम कह सकते हैं कि 3 धन कर्णी 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। बच्चों इसके अथवा में एक और प्रश्न दिया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, इससे इस तरीके से हल करना है। यदि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है तो 5 से विभाज्य होगी, और 6 की घात n के गुणनखंड की बात करें तो यहाँ पे 2 × 3 की घात n मिलेंगे, और यहाँ चूंकि 2 और 3 ही आ सकते हैं, 5 नहीं आ सकता है, इसलिए हम कहेंगे कि 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए कोई संख्या प्राकृत संख्या n नहीं है जिसके लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी। इसके बाद 19वां प्रश्न पूछा गया है कि भूमि पर एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में एक और सरल सा प्रश्न पूछा गया कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम समकोण त्रिभुज लेते हैं ABC, और AB को हम मीनार की ऊंचाई h के रूप में जानते हैं, और कोई बिंदु C उसके पाद से 30 मीटर दूरी स्थित है, जिससे उसका मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश के बराबर हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लंब और आधार की बात हो रही है, तो इसके लिए जो सूत्र है वह होगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, अर्थात tan 30 बराबर AB/BC, और चूंकि tan 30 का मान 1/3 होता है तो AB/30 लिखेंगे, और यहाँ पे हम त्रिया गुणा कर दें तो AB बराबर हमें 30/3 प्राप्त हो जाता है। कर्णी 3 का कर्णी 3 में यहाँ पे गुणा करना होगा, जिससे हमें 3 प्राप्त होता है, और 3 से 30 10 बार कैंसिल हो जाएगा, और इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे 10 कर्णी 3 मीटर। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि जो अगला प्रश्न है, जहाँ पे चिमनी की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, जबकि प्रेक्षक की लंबाई 1.5 मीटर हमें ज्ञात है। ये जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे चित्र में, तो 1.5 मीटर जो प्रेक्षक है जिसकी ऊंचाई ज्ञात है CD के बराबर है, और यहाँ से प्रेक्षक की आंख से जो चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण है वह 45 अंश के बराबर बन रहा है, और चिमनी की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो चिमनी की जो ऊंचाई है वो AB के बराबर होगी, और यहाँ पे जो BC का मान है वह 28.5 हमें ज्ञात। अब बच्चों यहाँ से हम एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे हम AED के रूप में देख रहे हैं, और चूंकि CD बराबर B 1.5 मीटर है और D का मान 28.5 मीटर है, तो AB का मान AE धन BE के बराबर होगा, जो कि चिमनी की ऊंचाई होगी, अर्थात H बराबर AE धन 1.5। अब हम AE का मान ज्ञात करते हैं, यहाँ पे हमें AE बराबर H ऋण 1.5 लिखना होगा, और त्रिभुज ADE में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, अर्थात AE/DE के बराबर, और यहाँ से हम tan 45 का मान 1 रखेंगे, AE का मान H ऋण 1.5 लिखेंगे बटा 28.5 लिखेंगे, और फिर इसके बाद इसे हम सरल कर देंगे, तो जो H का मान है हमें 30 मीटर के बराबर प्राप्त हो जाएगा। जो प्रश्न क्रमांक 20 जो कि 3 नंबर का पूछा गया है, उसमें भी आप देख रहे हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि
खंड का कोण 60 अंश है। और इसके अथवा में दिया है कि एक घड़ी की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। हमें ज्ञात है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और थीटा का मान 60 अंश। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आप जैसे कि जानते हैं, थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर होता है। और यहाँ पे हम थीटा का मान रख दें और पाई का मान 22/7 और आर का मान 6/6 लिख दें और सरल करें, तो सरल करने पर हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 132/7 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हो जाता है। इसके अथवा में आपको जो प्रश्न दिया गया जिसमें घड़ी की सुई की लंबाई दी गई है 14 सेंटीमीटर के बराबर और थीटा का मान हम यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं, जबकि वहाँ पर हम कह रहे हैं कि घड़ी की जो सुई की लंबाई है वह 14 सेंटीमीटर ज्ञात है और हम कह रहे हैं कि 5 मिनट में, तो 5 मिनट में बच्चों यहाँ पे जैसे कि आप देखते हैं कि 15 मिनट में 90 अंश का कोण बनता है घड़ी और 5 मिनट में कितने अंश का बनेगा, तो 90 के 3 भाग करना पड़ेगा हमें। तो इस तरीके से जो कोण है वह 90/3 अर्थात 30 अंश प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे हम जो रचित क्षेत्रफल है 5 मिनट में उसको हम ज्ञात कर लेंगे, तो थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर के सूत्र से मान रखेंगे थीटा का 30 अंश और पाई का मान 22/7 और आर का मान 14 दो बार लिखना होगा। और इस तरीके से जो क्षेत्रफल है 154/3 वर्ग सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो जाता है। बच्चों अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 21 जो कि 4 अंक का पूछा जाना है। यहाँ पे 2 अंकों की संख्या, एक संख्या उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है और यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। प्रथम संख्या की दहाई तथा इकाई के अंक क्रम से x तथा y हैं, इसलिए बनने वाली संख्या होगी 10x धन y। और यहाँ पे हम जब अंकों को पलट देते हैं तो 10y धन x संख्या बनेगी। और जो प्रश्न है उसमें हम पाते हैं कि दोनों का जो योगफल है वो 66 के बराबर है और इसे सरल करते हैं तो यहाँ पे हमें 11x धन 11y मिलेगा और 11 उभयनिष्ठ लेते हैं, 11 का भाग पक्षांतर करके 66 में देते हैं तो 6 के बराबर प्राप्त हो जाता है, तो जिससे समीकरण हमें x धन y बराबर 6 मिलेगा। और दूसरा जो इसमें शर्त दी गई है कि दोनों के अंकों का अंतर 2 है अर्थात x ऋण y बराबर 2 और यहाँ से हमें ये मान प्राप्त हो जाता है। और इस तरीके से दोनों समीकरणों को यदि हम कर लें, विलोपन विधि का उपयोग कर लें, तो हमें 2 मान प्राप्त होंगे, x का मान 4 और y का मान 2। इस तरीके से जब हम दोनों संख्याओं की बात करें तो आपने संख्या को 10x धन y के रूप में माना था, तो 10x धन y, यहाँ पे हम x और y के मान रख दें, तो x का मान जैसे कि आपको 4 प्राप्त हुआ है और y का मान कितना प्राप्त हुआ है 2, तो 10 का 4 में गुणा होगा 40 हो जाएगा और 2 उसमें जोड़ देंगे। इस प्रकार से जो बनने वाली संख्या वो 42 होगी। और दूसरी संख्या इसके अंकों को पलट दें तो ये 24 के बराबर हो जाएगी। इसके अथवा में जो प्रश्न हमें दिया गया है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। तो यह भिन्न क्या है, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है हम मान लेते हैं कि वह भिन्न जिसमें अंश x है और हर y है x/y होगा। अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो एक भिन्न प्राप्त हो जाता है 1/1 के बराबर। त्रिज्या गुणा कर ले तो x धन y बराबर पाई ऋण 1 होगा और यदि सरल करते हैं तो x ऋण y बराबर हमें 2 पहला समीकरण प्राप्त हो जाता है। और दूसरी शर्त के अनुसार यहाँ पे हर में से 1 जोड़ देते हैं तो भिन्न हमें 1/2 के बराबर प्राप्त होता है, जिससे हमें समीकरण 2x ऋण y बराबर 1 प्राप्त हो जाता है। तो इन दोनों समीकरणों को यदि हम विलोपन विधि का उपयोग करते हुए सरल कर दें तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं x ऋण y बराबर ऋण 2 और 2x ऋण y बराबर 1 घटाने पर घटा दें तो आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे और फिर x का मान 3 के बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा। और यदि हम समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं 3 के बराबर तो हमें y का मान मिल जाएगा 5 के बराबर। तो इस प्रकार से जो भिन्न बनेगा वह होगा 3/5। बच्चों अब हम प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 22 देख रहे हैं, जिसमें पूछा गया है कि एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि प्रश्न कह रहा है उसमें आप यहाँ पे एक खिलौने में शंकु और एक अर्धगोला दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और एक लट्टू का स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है खिलौने में। तो इस खिलौने में आपको जो त्रिज्या की ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर ज्ञात है और 3.5 सेंटीमीटर इस अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात है। और यदि हम देखें तो इस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। मान लेते हैं कि शंकु की जो त्रिज्या है वह r के बराबर है और h खिलौने के शंक्वाकार भाग की ऊंचाई है। हम ये देखते हैं कि r बराबर OA के बराबर है अर्थात 3.5 सेंटीमीटर लिखेंगे और जो ऊंचाई है कुल ऊंचाई हमें 15.5 सेंटीमीटर इस खिलौने की ज्ञात है और इस ऊंचाई में से हम ये 3.5 सेंटीमीटर को कम कर देते हैं, शंकु की ऊंचाई प्राप्त हो जाती है जिसको हम 12 सेंटीमीटर के बराबर लिखेंगे। और खिलौने का जो कुल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है वो शंकु के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है अर्थात इसे हम लिखेंगे पाई आर एल धन 2πr स्क्वायर। और यदि पाई आर को उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो ये 1 धन 2r के बराबर होगा। यदि हम त्रिज्यक ऊंचाई की बात करते हैं शंकु के, तो शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई का जो सूत्र है वो इस तरीके से हम लेते हैं OA का वर्ग धन OB का वर्ग का वर्गमूल और मान रख दें 3.5 का वर्ग धन 12 का वर्ग। तो इसे सरल करने पर हमें 12.5 सेंटीमीटर इस खिलौने का शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई ज्ञात हो जाती है और खिलौने का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमें प्राप्त हो जाएगा 22/7 गुणित 3.5 और इस तरीके से मान रखने पर सरल करेंगे तो 214.5 वर्ग सेंटीमीटर इस खिलौने का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रश्न के अथवा में जो प्रश्न हमें
दिया गया है वह है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसकी त्रिज्या के बराबर है, और उस ठोस का आयतन पाई के पदों में हमें ज्ञात करना है। बच्चों ये आकृति इस प्रकार से हम बना लें और इसका पाई के पदों में हमें आयतन ज्ञात करना है। तो ठोस का आयतन हमें ज्ञात करने के लिए यहाँ पे आप शंकु देख रहे हैं और इस शंकु का आयतन और ये एक अर्धगोला आपको दिखाई दे रहा है, इस अर्धगोले का आयतन का योग करेंगे और पाई के पदों में ज्ञात करेंगे। तो इस तरीके से जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, सूत्र जैसा कि हम जानते हैं कि शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का जो सूत्र है आयतन के 2/3 पाई आर की घात 3 के बराबर होता है। अब यदि हम मान रख लेते हैं यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं कि मान रखने पर यदि h का मान r और कैपिटल R का मान स्मॉल r के बराबर रखा जाए तो मान रखने पर आपको ये इस तरीके से प्राप्त हो जाता है 1/3 पाई r की घात 2 गुणित r धन 2/3 पाई r की घात 3, अर्थात r की घात 3 दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएगा और यहाँ पे हमें 1 धन 2 मिल जाएगा और पाई/3 भी उभयनिष्ठ कर लेंगे तो 1 और 2 का योग करने पर 3 प्राप्त हो जाएगा, जिससे 3 से 3 कैंसिल करने पर 1 हो गया और r की घात 3 है, अर्थात r का मान यदि हम 1 के बराबर रख देते हैं तो ये पाई के पदों में जो आयतन है पाई घन सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 23 जैसा कि यहाँ पे हमें दिख रहा है और इस प्रश्न में 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत को दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है, अर्थात माध्य ज्ञात करना है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि किस विधि का उपयोग करना है, तो माध्य में आप किसी भी विधि का उपयोग करके माध्य ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे हमने भगविचलन विधि का उपयोग करते हुए यहाँ पे हमें माध्य ज्ञात किए हैं और इस सवाल में आप देख रहे हैं कि साक्षरता दर प्रतिशत में ज्ञात है। हम x का मान निकाल लें, इनका योग करके 2 का भाग देते जाएं तो ये हमें मध्यमान x के रूप में प्राप्त हो जाता है और बारंबारता यहाँ ज्ञात है। और यदि हम देखें कि इसका जो अंतर है वह 10 के बराबर है तो कल्पित माध्य के रूप में यदि हम a का मान 70 लेते हैं और इस मध्यमान से लेना होगा और यहाँ से हम देखते हैं कि यदि x का मान 70 घटाते चलते हैं और उसमें जो h है 10 को भाग देते चलते हैं तो पग विचलन विधि के द्वारा हमें ये कल्पित माध्य ज्ञात हो जाएगा। और इस तरीके से ये हमें मिल जाता है ऋण 2 ऋण 1 0 1 2 और यदि हम इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं तो 3 का गुणा 2 में करने पर ऋण 6 प्राप्त होगा, 10 का ऋण 1 में गुणा करने पर ऋण 10 और 11 का 0 में गुणा करेंगे और इस तरीके से 8 का 1 में गुणा करेंगे, 8 एकम 8 और 3 दूनी 6 हमें प्राप्त हो जाता है। इनका योग करके सरल करेंगे तो ऋण 2 के बराबर हमें सिग्मा एफ आई यू आई का मान प्राप्त होगा। और हम जब सूत्र का उपयोग करेंगे बच्चों यहाँ पे तो समांतर माध्य जैसा कि आप जानते हैं सूत्र होता है a प्लस एच गुणित सम ऑफ एफ यू बटे सम ऑफ एफ। तो इस तरीके से मान रखने पर हमें ये जो साक्षरता दर है 69.43 के बराबर प्राप्त हो जाएगी। इसके अथवा में जो प्रश्न हमें दिया गया है कि बहुलक ज्ञात करना है और यहाँ पर प्रश्न में आप देख रहे हैं अक्षरों की संख्या और कुल नामों की संख्या ज्ञात है, तो इससे हमें इस आंकड़े से बहुलक की गणना करनी है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं उस प्रश्न में सबसे अधिक जो मान है वह 40 है और 40 को हम f1 मान लेते हैं, उसके आगे के मान को हम 30 मान लेंगे और f2 के मान को 16 यहाँ पे हम लिख लेते हैं। और l का जो मान है जो उसके सामने आपको आवृत्ति के सामने जो एक वर्ग दिया गया है उसमें से l का मान निम्न सीमा आपकी 7 के बराबर है और यहाँ पे दोनों सीमाओं में अंतर देख रहे हैं 10 ऋण 7 अर्थात 3 के बराबर हमें प्राप्त होती है जो कि h का मान होगा। अब इन मानों को यदि इस सूत्र में जो जैसा कि बहुलक का सूत्र आप जानते हैं ये होता है और इसमें यदि सबका मान रख देते हैं तो सरल करने पर आपको दिखता है कि इसे सरल करेंगे और हल करेंगे तो सरल करने पर आपको इसका मान 7.88 के बराबर प्राप्त हो जाता है।